दूसरे का टेल, अब पहले का टेल और दूसरे का हेड क्या कर दिया था हमने, ज्वाइन कर दिया था। पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर ज्योमेट्री में अगर क्या किसको किसको ज्वाइन करोगे तुम, एक का टेल और दूसरे का हेड ज्वाइन करोगे, एक का टेल और दूसरे का हेड ज्वाइन करोगे तो उस केस में क्या मिलता हमारा, तो रिजल्टेंट मिल जाएगा, एडिशन मिल जाएगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ए प्लस बी। आर की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ए प्लस बी। इसकी हमने मास्टरी कर रखी है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे हम लोग, क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एडिशन वाला केस ऑलरेडी हमने कर रखा है। पहला वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी और रिजल्टेंट वेक्टर, तो ए प्लस बी। कैसे फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, तो पहले के टेल पे और दूसरे का पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखते हैं और किसको तो ज्वाइन करने से रिजल्टेंट मिलता है, पहले का टेल और दूसरे का हेड ज्वाइन करने से रिजल्टेंट मिल जाता है। क्लियर हो गया क्या, बोल पाओगे, जल्दी से बोलोगे। पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखते हैं और ज्वाइन किसको करते हैं, पहले का टेल और दूसरे का हेड ज्वाइन करने से क्या मिलता है, रिजल्टेंट मिल जाता है, समेशन मिल जाता है, एडिशन मिल जाता है। तो सब लोग इस लैंग्वेज को बोल सकते हैं आप, पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखते हैं, पहले का टेल और दूसरे का हेड ज्वाइन करने से रिजल्टेंट बनता है। ये पूरा बोलना, रिजल्टेंट मिल जाता। हाँ जी, रिजल्टेंट बन जाएगा। हाँ जी, पहले के हेड से दूसरे का टेल जोड़ेंगे और फिर पहले के टेल से दूसरे का हेड जोड़ेंगे तो रिजल्ट। यस, पहले से हेड पे दूसरे का टेल जोड़ेंगे और रिजल्टेंट हमारा पहले के टेल और हेड पे जोड़ेंगे। ओके। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, ये एडिशन का गेम था। हम लोग क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट, तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देखने जा रहे हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन बोले, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, तो डब्ल्यू। और तीन नाम और हैं हमारे, तो अनदर विल बी, तो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन बोले, डिफरेंस बोले, या फिर जो है चेंज ऑफ टू वेक्टर्स, या चेंज इन टू वेक्टर्स बोल सकते हो। ऑफ बोले या इन बोले कोई फर्क ज़्यादा नहीं है। चेंज इन टू वेक्टर्स, या फिर ऐसे क्या बोलते हम लोग, रिलेटिव। इसे क्या बोलते हैं, घटाने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव। रिलेटिव वेक्टर बोल सकते हो। वेक्टर का कोई नाम बताओगे आप लोग, कोई एक वेक्टर का नाम बता दो। हाँ, यूनिट वेक्टर तो ठीक है, वैसे और कोई नाम, यस, मोमेंटम वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चेंज ऑफ तो मोमेंटम, दो वेक्टर का, तो हम लोग क्या बोले, दो मोमेंटम का चेंज ले रहे हैं। ये यहाँ पे क्या होगा, तो रिलेटिव मोमेंटम या रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे टर्म्स होंगे। तो ये सारे केस यहीं से कवर होगा। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन बोले, डिफरेंस बोले, चेंज बोले। क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे क्या पूछा जाएगा आपसे, तो फाइंड चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऐसा सवाल आपको मिलेगा, डायरेक्ट इतना ही सवाल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में तो चेंज निकालें, या फिर पोजीशन वेक्टर में चेंज निकालें, या वेलोसिटी वेक्टर में चेंज निकालें, या एक्सेलरेशन वेक्टर में क्या निकालें, चेंज निकालें। या एक्सेलरेशन वेक्टर में जो चेंज निकालोगे उसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, या वेलोसिटी वेक्टर में चेंज निकालोगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। दो चीज़ों को में डिफरेंस लेने को ही, घटाने को ही क्या बोलते हैं, रिलेटिव बोलते हैं। दो चीज़ों का डिफरेंस लेने को ही क्या नाम से पुकारते हैं हम लोग, रिलेटिव। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर पढ़ रहे हैं, सभी सारे वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि आगे चल के ना आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, तो वेलोसिटी में चेंज निकालोगे और उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी।
या वेलोसिटी निकालना होगा तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और नीचे टाइम्स डिवाइड कर देंगे, तो इसकी वहाँ पे जरूरत पड़ेगी। समझ में आई बात? वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी निकालो, इतना ही तक क्वेश्चन हो सकता है, या एक्सेलरेशन निकालने का कभी गेम होगा तो उनमें ये जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो जोड़ने के लिए तो आपको बताया कि क्या नियम था हमारा, कि पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखेंगे। अब पहले का टेल और दूसरे का हेड ज्वाइन करने से क्या मिल जाता है, तो रिजल्टेंट मिल जा रहा है। यहाँ पे घटाने के लिए क्या करते हैं देखोगे, बेसिकली तो मुझे है ना कि तो कंप्यूटर का लैंग्वेज किसी कोई कोर्स करा होगा, कोई कोर्स करा है? कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं करा, तुमने भी कुछ नहीं करा। तो वैसे जनरल नॉलेज के लिए जान जाओ कि कंप्यूटर्स का लैंग्वेज में तो वहाँ पे हम एक डिफरेंस होता ही नहीं है। तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें डिफरेंस नहीं लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, तो इन्वर्स करके ऐड कर देते हैं, मतलब टर्मिनोलॉजी एडिशन ही होगा। क्या होगा, प्रोसेस करेंगे एडिशन, लेकिन आउटपुट क्या आ जाएगा उसमें, तो चेंज होकर आ जाएगा, डिफरेंस होकर आ जाएगा। लेकिन एडिशन करेंगे कैसे हम लोग, तो इन्वर्स करके उलट करके जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम लोग, उलट करके जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा अपने आप ही। उलटने का मतलब ऐसे बोलेंगे, लाइक चेंज ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का तो डिफिनेशन लिख लोगे, दिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ टू वेक्टर है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर विथ वन वेक्टर रिवर्स्ड, विथ वन वेक्टर रिवर्स। Subtraction of two vector is equivalent to addition of two vector with one vector reversed। एक वेक्टर को रिवर्स करके जोड़ देने को क्या बोलते हैं हम लोग, तो सब्ट्रैक्शन करना बोलते हैं। एक वेक्टर को तो रिवर्स करके देखो, इधर दो वेक्टर को घटाना है, तो हम करेंगे क्या, घटाना, तो प्रोसेस क्या करोगे तुम, ऐड करेंगे। हमें करना क्या है, घटाना, बट करेंगे क्या, ऐड। लेकिन कैसे ऐड करेंगे, तो एक वेक्टर को उल्टा करके, जिसको घटाना उसको उल्टा कर देंगे। लाइक ऐसा, एक मान लो एक वेक्टर ए है, हमें क्या निकालना, तो ए माइनस बी निकालना। हमारे पास दो वेक्टर, ए वेक्टर है और दूसरा क्या हमारा बी वेक्टर है। क्या फाइंड आउट करना है, तो ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन किसको करना, बी को घटाना, किसको घटाना, तो क्या करेंगे, तो बी को उल्टा करके जोड़ देंगे, बी को उल्टा करके जोड़ देंगे। ये क्या हमारे पास, तो ये उजला वाला ए है और पीला वाला बी है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, अब भाई उल्टा करने का मतलब याद होगा लोगों को कि बी को उल्टा करोगे तो माइनस बी हो जाएगा, याद होगा, माइनस करने से तो डायरेक्शन पलट जाते हैं। तो ये वाला क्या था, प्लस बी है, और इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी है। अब हमें क्या चाहिए, तो ए माइनस बी चाहिए। क्या चाहिए हमें, ए माइनस बी। तो करेंगे क्या, हम जोड़ेंगे ही, हम ए को जोड़ेंगे और किसको जोड़ना है, माइनस बी को। तो जोड़ने के लिए क्या बताया गया था कि किसको, तो एक का टेल को और दूसरे के हेड को तो ज्वाइन कर देते हैं। ए का टेल को और बी के हेड को क्या कर दिया, ए के टेल को और माइनस बी के हेड को ज्वाइन कर दिया। हमें ए किसका किसका एडिशन कर रहे हैं, अब हम एडिशन कर रहे हैं ए एंड ए, दिस विल भी, मान लो इसको मान लो कि डी है, तो डी की वैल्यू कैसे लिखोगे, ट्राइंगल में, तो डेट विल ट्राइंगल में, तो ए का और इसका, इन दोनों का डायरेक्शन क्या हमारा सेम है। तो यहां पे प्रोसेस ये हो रहा, प्रोसेस हम लोग क्या यूज करेंगे, एडिशन का ही प्रोसेस यूज करेंगे। बट यहाँ पे देख लो होगा क्या, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे क्या, ये तो डेट विल बी, तो ये माइनस बी आ जाएंगे। तो डायलॉग बन गया। डायलॉग क्या बना, जिसको घटाना है उसको उलट करके जोड़ देते हैं। प्रोसेस करेंगे, एडिशन ही करेंगे। बट दो वेक्टर्स हमारे गेम में यहाँ कौन इन्वॉल्व होंगे, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या हमारा माइनस बी है। ये दोनों गेम में इन्वॉल्व होंगे। दो वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन वेक्टर्स किनका किनका कर रहे हैं, ए और बी का नहीं कर रहे हैं। अब अगर हमें घटाना तो किसका एडिशन कर रहे हैं, ए एंड माइनस बी का। किसका कर रहे हैं हम लोग,
ए एंड माइनस बी का तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एडिशन कर रहे हैं, तो आ क्या जा रहा है, ये अल्टीमेटली ए माइनस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी आ जाएगा। क्लियर है? तो जहाँ पे रहेगा तो ये करेंगे हम लोग, दो वेक्टर को ऐड करना है तो उलट करके जोड़ देंगे तो डेट विल बी द डिफरेंस। तो फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, जैसे रिजल्टेंट का फार्मूला डिराइव कर लिया वैसे क्या करेंगे, डिफरेंस का फार्मूला डिराइव कर लेंगे। चलिए आप लोग बताएं, ए और बी के बीच का अगर एंगल थीटा मान लो, इतना डायग्राम समझ में आ गया होगा। डी डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर जो रिजल्टेंट बोलता था, यहाँ पे डी क्या है, डिफरेंस को बता रहा है। ए और बी के बीच का एंगल कितना मान लिया, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हमारा थीटा है। तो ए और माइनस बी का एंगल बता दोगे आप लोग। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, तो थीटा। तो हमें इस वेक्टर और इस वेक्टर में एंगल पता करना, कौन बताएगा? तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ए और माइनस बी के बीच का एंगल तो पैरेलल ट्रांसलेट करोगे, तो पैरेलल ट्रांसलेट करोगे तो ये वाला एंगल होगा, नीचे वाला ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, तो ये कितना हो गया हमारे पास, पाई माइनस थीटा। समझ में आई बात? तो अगर ए एंड बी के बीच का एंगल थीटा, तो ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाता है, तो पाई माइनस थीटा हो जाता है। जनरल नॉलेज हो गया। तो डायग्राम बना लें, आगे जाए तो डिफरेंस की मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। यहाँ से डी की वैल्यू तो ए माइनस ऑफ बी आ जाएगा, डी विल बी इक्वल टू ए ऑफ माइनस ए माइनस बी। ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल तो पाई माइनस थीटा। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल डेट विल पाई माइनस थीटा। रेडी हैं सब लोग? तो आपको पता चल गया कि इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं। देख लो, अब फार्मूला लगा रहा हूँ, एक्चुअल फार्मूला यही वाला है। वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल कितना था हमारा, इनके बीच का एंगल थीटा था, तो फार्मूला कितना आ जाता था, या स्क्वायर में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये रूट हटाओगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो आइदर में यूज कर सकते हो। अब देखो इधर ए प्लस और माइनस भी लिख रहा हूं। अब हमारे दो वेक्टर कौन है, कौन बताएगा? एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो क्या फार्मूला लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस माइनस और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ही हो जाएगा। इसका तो करोगे ना आप, माइनस बी का मॉडुलस का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर ही बन जाएगा। मैं बोलना चाहता हूँ माइनस बी का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab। ए एंड माइनस बी दो वेक्टर, उनके बीच का एंगल कितना है, तो डेट बी कॉस पाई माइनस थीटा। तो वैल्यू फाइनली कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो आगे से तो फार्मूला याद रख लोगे तुम, ए प्लस बी का मॉडुलस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ए माइनस बी का मॉडुलस तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। डायरेक्ट फार्मूला ले लोगे, एडिशन का फार्मूला और सब्ट्रैक्शन का फार्मूला दोनों दे दिया गया आपको। तो जो फार्मूला उसको एनालिसिस कर लेता हूं। ये डिफरेंस का फार्मूला ए माइनस बी का मॉडुलस, ए माइनस बी का मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का रूट। क्लियर है? तो पहले तो सिंपल से इन दोनों फार्मूलों को एनालिसिस कर दे रहा हूँ कि इनको जस्ट ना कहीं पे तो इनके वैल्यूज पूछे रहते हैं, और ज्योमेट्रिकली क्या बताता था वो दिखा देता हूँ। ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ए माइनस बी का मॉड का स्क्वायर
तो डेट माइनस 2ab cos थीटा। तो इनको आपस में एक बार ऐड कर दो और इनको क्या कर दो, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। दो रिजल्ट हैं, आपस में इनको ऐड कर दो, ये सवाल पूछे होंगे किताबों में। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन करो तो क्या होगा, ये उड़ जाएगा। तो राइट में कितना बच गया, राइट में इतना हो जाएगा, लेफ्ट में क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में तो a प्लस बी का मॉड का स्क्वायर और a माइनस बी का मॉड का स्क्वायर। राइट में है तो ये हो गया, लेफ्ट में तो इतना यूज कर लोगे। तो कहीं रिजल्ट डायरेक्ट पूछा रहेगा, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसको, इस रिजल्ट को क्या बोलेंगे आप, ये इसको क्या पढ़ोगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और ये क्या हमारा डिफरेंस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का समेशन कितना होगा, तो डेट विल 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये टेक आउट कर दोगे। ये दोनों रिजल्ट हैं, दोनों फार्मूले को ऐड करके सवाल बन जाते हैं। डन। डायरेक्ट सवाल पूछ रहेंगे तो दूसरा सवाल इस पे लिख लोगे। दूसरा इनका डिफरेंस ले लो। चलिए डिफरेंस की वैल्यू आप लोग बताएं। 4ab cos थीटा। अगर इन दोनों रिजल्ट्स को घटा दोगे, इनको और इनको घटाओगे, इनको और इनको, तो लेफ्ट साइड में ऐसा हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ साइन चेंज करना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये उड़ जाएंगे। कितना आ गया, तो डेट विल बी 4 टाइम्स ab cos थीटा। क्लियर है? तो 2 सवाल तो तुम्हें पक्का ही मिल जाएंगे। एडिशन दोनों करो, दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्शन करो। ये 2 सवाल तो पक्का ही मिल जाएंगे। इसके अलावा जो दो सवाल और मिलेंगे वो देख लोगे। अगर स्पेशल केस ले लें, ये थीटा था क्या, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल, तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, मतलब क्या है हमारा, दोनों वेक्टर के बीच का तो एंगल 90 डिग्री है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हैं, तो क्या कंडीशन आ जाएगा, अगर थीटा स्पेशली 90 है तो उस केस में तो डेट विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा
क्या हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू थीटा 90 के लिए तो स्पेशल रिजल्ट आ गया। अराउंड इस पे जो है तो कितने क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, तो अराउंड तुम्हारे लाइक प्रैक्टिस करोगे तो अराउंड 10 क्वेश्चन मिलेंगे इस फंडे पे, मिनिमम 10 क्वेश्चन मिलेंगे कि अगर वेक्टर्स दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर दोनों वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, थीटा 90 डिग्री, देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस विल बी इक्वल। कितने लोगों ने रिवर्स करना सीख लिया? ये दो क्वेश्चन तो सामने दिख रहा है। एक क्वेश्चन क्या, तो अगर ये थीटा क्या हमारा क्वेश्चन में थीटा 90 दिया रहेगा तो ये टिक करोगे, या उल्टा क्या दिया रहेगा, ये दिया रहेगा तो आंसर क्या टिक आउट करोगे, थीटा इक्वल 90 टिक आउट कर दोगे। बोथ वे में रहेंगे। कितनी बार ये, 2 बार तो ऐसे सवाल पूछे गए जहाँ पे ये लिखा हुआ 2005-6 में एक बार जाके देख लोगे तुम्हारे प्रीवियस ईयर में, तो ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ और पूछा एंगल कितना होगा, तो क्या टिक कर देंगे। और 2016 में भी जाके देखोगे तो ऐसे ये लिखा हुआ और ये एंगल के बारे में पूछा हुआ, तो एंगल विल बी 90। और 3 से 4 बार पूछा, उल्टा पूछा हुआ, 3 से 4 बार क्या पूछा हुआ, हमने अभी क्या बताया कि ये गिवन है तो एंगल कितना टिक करोगे, 90। उल्टा क्या पूछा हुआ, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये 3 से 4 बार स्टेटमेंट पूछा हुआ, तो क्या टिक आउट करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस विल बी इक्वल। समझ में आई बात, याद हो गया। तो एक तो सामने दिख रहा है, बता दिए कि अराउंड 10 क्वेश्चन इससे मिलेंगे। एक और क्वेश्चन जो बहुत फेमस है और तुम वो थ्योरी में भी काफ़ी जगह पे पॉइंट लिखे रहते हैं, काफ़ी लोगों को समझने में भी दिक्कत आती है। देखोगे इधर बेसिकली है क्या, ये स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो देखो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या हमारा बी है, और ये वाला क्या, तो रिजल्टेंट है, उजला वाला क्या हमारा, और इसको पलट दिया क्या माइनस बी हो गया, ये बी है और ये क्या हमारा ए है, और ये रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट की लंबाई कितनी होगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना होगा मैग्नीट्यूड, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, और यहाँ से ये क्या हमारा ए है और ये क्या हमारा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, तो जो भी डी होगा, डी की वैल्यू कितनी होगी, ए माइनस बी, बट मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ भी लंबाई निकालोगे तो कितना आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। बता रखा कि क्या करते हम लोग, तो वेक्टर्स में माइनस साइन लगाने से तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस पे फर्क पड़ता है, डायरेक्शन में फर्क पड़ता। तो ये जो है तो 2-3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और रिजल्टेंट आर है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, आर। अब बी को पलट दिया, बी को क्या कर दिया, नया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डी है, नया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो इसमें से दोनों बराबर होंगे या कोई बड़ा होगा या छोटा होगा, 4 ऑप्शन बना दिया ऐसा। तो क्या करें, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर ही होगा। समझ में आई बात। ये स्पेशली किस केस में ट्रू है, 90 के लिए। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है। तो ये डायलॉग याद रखोगे, बता दिया गया कि ऑलमोस्ट जो है तो ये तीनों रिजल्ट मिला करके 10 बार पूछे हुए तुम्हारे प्रीवियस ईयर में।
यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डी का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर तो अलग अलग होंगे, क्लियर कट दिख रहा है कि अलग वेक्टर है अलग वेक्टर है, बट इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा, आर का मैग्नीट्यूड एंड डी का मैग्नीट्यूड विल बी सेम। वैल्यू कितनी होगी दोनों की, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए एंड बी को सीधा जोड़ें या उलट के जोड़ें, 90 डिग्री पे कोई फर्क नहीं आता। जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे दिएगा तुम्हें। तो उसके बाद जियोमेट्रिक्स दिखा देता हूँ इसके बारे में कि ये होते ही क्या बेसिकली। तो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन एक तो तुमने पढ़ा होगा, एक क्या पढ़ा है, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा क्या पढ़ते हम लोग, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों में क्या रिलेशन है, डिफरेंस है, तो यहाँ तुम्हें क्लियर हो जाए। ये पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और पहले के हेड से दूसरे का टेल ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन गया, रिजल्टेंट बन गया। ये वैल्यू कितनी आ गई, ए एंड बी, एंड ये कितना हो गया हमारा, ये अभी जो डायग्राम दिख रहा था इसको क्या नाम से पुकारते हैं, अभी जो डायग्राम दिख रहा है वो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ट्रायंगल रूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि फोटो ट्रायंगल है, फोटो कैसा दिख रहा है, 3 साइड वाले को ट्रायंगल बोलते हैं ना, तो ट्रायंगुलर दिख रहा है इसलिए क्या बोलेंगे इसे, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। जोड़ने का नियम है। अब देखो इसको पैरेललोग्राम में चेंज कर दे रहा हूँ, इसी को किस में चेंज कर दे रहा हूँ, पैरेललोग्राम रूल में चेंज कर दे रहा हूँ। देखो इधर ए को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ए को ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दो, ये यहाँ पहुँच गया। अब बी को शिफ्ट कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं। याद है ना फंडा कि किसी वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेट करने से चेंज तो नहीं होता। तो हमने शिफ्ट कर दिया बी को इधर। अब फोटो कैसा दिख रहा है, और अब फोटो जो है ना पूरा जो है क्या दिख रहा है, पैरेललोग्राम बन गया। 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। समझ आई बात नहीं आई। तो जब हम लोग पैरेललोग्राम से देखेंगे तो इसको हटा के तुम देख सकते हो। बेसिकली ए, ये इसको हटा देता हूँ और ये क्या हटा देता हूँ, बी हटा देता हूँ। अभी भी क्या मिल रहा है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, और उनका रिजल्टेंट ए हो जाएगा। इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, तो पैरेललोग्राम पूरा बना के बोलेंगे कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और ये वाला क्या हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। इस नियम को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं इसे, पैरेललोग्राम रूल ऑफ। समझ में आई बात नहीं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो फिलहाल ये डायग्राम नोट कर लो एक बारी। पहला वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, फोटो जब पैरेलल शिफ्ट करके देखोगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। 4 लोगों को बना लोगे। और इस नियम को क्या नाम से पुकारते हम लोग, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लैंग्वेज में अगर लिखना चाहोगे तो क्या बोलोगे, ए और बी। ए और बी क्या हैं, पैरेललोग्राम के 2 साइड्स हैं। इन साइड का क्या नाम होता है, एडजेसेंट साइड्स। अगर ए एंड बी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हैं तो उनसे निकलने वाला जो डायगोनल होगा वो क्या दे देगा पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या बता देगा, रिजल्टेंट बता देगा, ए प्लस बी बता देगा। समझ आई बात। तो जैसे वहाँ पे स्टेटमेंट आपने सुना था कि 2 साइड्स ए एंड बी अगर ट्रायंगल के साइड्स रिप्रेजेंट करते हैं तो जो तीसरा साइड होगा ट्रायंगल का अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या देता है, रिजल्टेंट दे देता है। यहाँ पे क्या बनेगा, अगर ए और बी तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हैं तो जो डायगोनल होगा उन दोनों से पास करने वाली जो डायगोनल होगी तो क्या बता देगा, रिजल्टेंट बता देगा, ए प्लस बी दे देगा। क्लियर है। तो ऐसे फोटो ऐसा बन जाएगा जिसको पैरेललोग्राम रूल बोलते हैं।
मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, फिर से वैल्यू उसकी उतनी आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, कोई फर्क नहीं, बस फोटो चार साइड वाले बन जाते हैं, इसलिए नाम से क्या पुकारते हैं, पैरेललोग्राम रूल। तो नेक्स्ट देखोगे इसी फोटो में आ गया, ये डायगोनल आप लोग याद हो गया, ये कितना होता है, ये वाला डायगोनल a प्लस बी होता, ये क्लियर कट दिख गया, ये कितना हो रहा था, a प्लस बी होता है। एक और डायगोनल होगा इसमें, इस वाले डायगोनल की वैल्यू निकालता हूं, इस वाले डायगोनल की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। मान लीजिए डायगोनल ऐसे बना देता हूं, ये ऐसा, तो ये वाला ट्रायंगल बता दो कितना होगा, ये डायगोनल है, इसको मान लिया d है, ये वेक्टर a है और इसको क्या मान लिया, d मान लिया। तो ये ट्रायंगल में तुम बताओ क्या आ रहा है, d की वैल्यू बताओगे कि कौन किसके बराबर होगा। सर d plus b is equal to a। ये ट्रायंगल दिख रहा है, d प्लस बी इज इक्वल टू ए, तो d प्लस बी इज इक्वल टू ए ट्रायंगल में लिख लोगे, तो वहां से d की वैल्यू निकाल लो। आपने खुद ही ट्रायंगल में बताया कि d प्लस बी इज इक्वल टू ए, जो दूसरा डायगोनल होगा तो उसकी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी। तो मैं यहाँ से क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि दो एडजेसेंट साइड्स a एंड b हैं, तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल जो है, एक डायगोनल रिजल्टेंट देता है और दूसरा डायगोनल क्या देता है, डिफरेंस देता है। एक डायगोनल रिजल्टेंट देता है, दूसरा डायगोनल क्या देता है, तो डिफरेंस दे देता है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी निकाल दिया और डिफरेंस की वैल्यू भी निकाल दिया। तो दोनों का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दे दिया है फोटो का। दो डायगोनल होंगे, दोनों का तो एक का एक रिजल्टेंट बताएगा, एक डिफरेंस बताएगा। d इज इक्वल टू a माइनस बी। क्लियर है। तो पैरेललोग्राम रूल भी तो आपको इंटरप्रेट कर दिया कि डिफरेंस और रिजल्टेंट यहाँ से भी देख सकते हैं आप। तो आगे देख लेंगे। अब डिफरेंस का फार्मूला किसको याद हो गया, तो डिफरेंस का फार्मूला तो डैट विल बी इक्वल इक्वल के लिए यूज करते हैं। ए और बी की वैल्यू इक्वल है, जैसे वहाँ एफ माना था, यहाँ क्या मान लिया, बी मान लिया। यहाँ यूजुअली इसका जरूरत है चेंज इन एक्सेलरेशन निकालना या चेंज इन वेलोसिटी निकालना, ऐसे केसेस में होगा। इसलिए ए और बी का मैग्नीट्यूड तो भी मान लिया। तो डिफरेंस की वैल्यू कौन बताएगा, फार्मूला क्या था हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए की जगह बी स्क्वायर लिखो, बी की जगह बी स्क्वायर लिखो, माइनस 2 इंटू भी cos थीटा। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, तो बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, ट्वाइस बी स्क्वायर वन माइनस cos थीटा। बी स्क्वायर ट्वाइस बी स्क्वायर वन माइनस cos थीटा। ट्वाइस बी स्क्वायर क्या कर लोगे तुम, वन माइनस cos थीटा कितना, तो फार्मूला दिया था आपको 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अल्टीमेटली डी की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड, तो डेट बी ट्वाइस बी साइन थीटा बाई 2। तो हमारा रिजल्ट हो गया, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर भी है, मतलब अगर अलग अलग तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा यूज करोगे, और अगर सेम सेम है तो डायरेक्टली वहाँ से ना करके हम डायरेक्टली इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, 2b साइन थीटा बाई 2। डी डिफरेंस, दो वेक्टर का डिफरेंस है, ये रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है, लेकिन ए एंड माइनस बी का रिजल्टेंट है। लेकिन डायरेक्ट जो है तो हम लोग अपने लिए तो आगे के लिए इस्तेमाल के लिए बता लेंगे, डिफरेंस की वैल्यू इतनी हो जाती है।
ये है तो रिजल्टेंट ही बोल बता दिया कि बेसिकली डिफरेंस होता ही नहीं है, उल्टा करके जोड़ने को ही तो डिफरेंस बोलते हैं। 2b sin थीटा बाई 2 और जो रिजल्टेंट पास करेगा, जैसे याद होगा कि रिजल्टेंट का वैल्यू वहां पे कितना आया था, 2f cos थीटा बाई 2 आया था। और रिजल्टेंट कहाँ से पास करता था, एंगल बाइसेक्टर से। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई थी, थीटा बाई 2, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई थी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिफरेंस कहाँ से पास करेगा, तो अल्फा डैश की वैल्यू कितना होता है, पाई माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। दो वेक्टर का डिफरेंस इक्वल टू 2b sin थीटा बाई 2 और डिफरेंस विल पास थ्रू। तो जो डिफरेंस वेक्टर जो है वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाएगा डेट विल इक्वल टू पाई माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। कितना जाएगा, पाई माइनस। क्लियर हो गया लोगों को। तो टेबल बना देते हैं, वो 5 एंगल्स के लिए तो फिर से इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। ये टेबल किसके लिए एप्लीकेबल है हमारा, तो डिफरेंस निकालना होगा और क्या है हमारे लिए, तो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उस केस में तो ये एप्लीकेबल होगा। जैसे वहाँ पे टेबल बनाया था वैसे यहाँ पे टेबल होगा और काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल करेंगे इस टेबल का हम लोग। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है हमारे पास, 0 60, बोलो क्या और लिया था हमने, 120 180। डी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 2b sin थीटा बाई 2 और अल्फा डैश की वैल्यू पाई माइनस थीटा बाई 2। तो फिलअप कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 पे थीटा की वैल्यू 0 रखोगे, यहाँ पे साइन 0 कितना होता है, तो साइन 0 0 होता है। समझ में आ गया लोगों को, साइन 0, डी की वैल्यू 0 होगी तो डायरेक्शन क्या कर दोगे, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसके 60 वाले में बता दो तुम लोग, 60 डिग्री है, दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 60 डिग्री रखोगे तो ये कितना होगा, 30 डिग्री आ जाएगा। 60 बाई 2 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कितना होता है, ये 60 डिग्री के लिए सॉल्व करके दिखाता हूँ अलग से, थीटा इक्वल टू 60 के लिए। तो डिफरेंस का फार्मूला कितना, 2 इंटू वी इंटू साइन, तो थीटा बाई 2 होता है, 60 बाई 2 लिखोगे तो 2v sin 30, sin 30 की वैल्यू कितना, 1/2, तो डेट विल भी आ जाएगा। डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, तो डेट विल इक्वल टू भी, तो 60 डिग्री कितना आ गया, भी आ गया। तो बाकी जो केस बच्चे उसमें फिलअप कर लो तुम, कितना कितना आ रहा है, साठ डिग्री पे भी आ गया, 0 पे कितना आया था, 0 आया था, साठ डिग्री पे भी आ गया, आपको सामने करके दिखा दिया गया। यहाँ भी रख दोगे और 60 डिग्री यहाँ लिख दोगे, तो अल्फा डैश की वैल्यू निकाल लोगे, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ रहा है। जस्ट 90 पे फिलअप करो, ओके। 90 पे कितना आ गया, v√2, नाइन्टी पे v√2, 120 पे तो v√3,
और डाट भी 30 डिग्री यहाँ पे 180 पे 180 पे ट्वाइस भी हो गया और डाट ब्लू है तो जीरो के मतलब पैरेलल हो जाएंगे। डायरेक्शन अल्फा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ रही है मतलब ए के पैरेलल ही हो गया। तो इस टेबल को देख करके दो इन्फॉर्मेशन बता दें आप लोग, क्या आ रहा है। एंगल बढ़ाने से डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, तो बढ़ती है, और अल्फा डैश की वैल्यू क्या हो रही है, तो कम हो रही है। उसके अलावा जो है तो कुछ भी 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, किस पे डिफरेंस मैक्सिमम होगा, तो जो एंगल ज़्यादा होगा उस पर डिफरेंस क्या होगा हमारा, तो मैक्सिमम होगा। बाकी ये रिजल्ट का तो इस्तेमाल कर लेंगे जब दो वेक्टर्स के बीच ये काफ़ी बार इस्तेमाल करा आपने, ये 180 वाला रिजल्ट काफ़ी इस्तेमाल करा है। 180 वाले का 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिस पे इस पर भी सवाल था। 180 वाले एग्जाम्पल पे इस पर भी सवाल था, तो देख लें थीटा इक्वल 180 के लिए फार्मूला क्या था हमारा, आर डी डैश डी की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये स्क्वायर डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो बोलो, डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनकी वैल्यू दो केस में निकाल लो आप, थीटा इक्वल टू कितना के लिए, 0 के लिए, और थीटा इक्वल टू 180 के लिए। डी के वैल्यू थीटा इक्वल 0 पे कितना आ जाएगा, कौन बताएगा, करो ये इसी ए और बी मानते हुए, ये और बी मानते हुए यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 0 रखो, cos 0 1 हो जाता, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। और 180 पे तो cos 180 कितना होता है, प्लस 1, ये माइनस 1 हो जाता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी आ जाएगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो डिफरेंस जैसे वहाँ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ होता था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो ए माइनस बी से ए प्लस बी होता था, यहाँ पे डिफरेंस का मैग्नीट्यूड भी होगा उतना ही, बट कंडीशन उलट जाएंगे, वैल्यू उतनी होगी बट जो है कि कंडीशन क्या करेंगे, उलट जाएंगे, ये किस पे आएगा वो किस पे आएगा। वहाँ पे ए प्लस बी कब आ रहा था, रिजल्टेंट में तो ए प्लस बी आ रहा था 0 पे, यहाँ पे किस पे आएगा, ये 180 पे आएगा, और ये किस पे आएगा, 0 पे आएगा। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट का जो तो एक्सटेंशन होता, रेंज होता, या डिफरेंस का एक्सटेंशन होता, रेंज होता, बराबर ही होते हैं, बस कंडीशन उलट जाते हैं। मतलब डिफरेंस कहाँ पे मैक्सिमम हुआ, 180 पे मैक्सिमम हो जाएगा। रिजल्टेंट कितने कहाँ पे मैक्सिमम होता था, 0 पे। रिजल्टेंट निकालोगे पैरेलल वेक्टर में मैक्सिमम होगा, जबकि डिफरेंस जो है तो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगा। डिफरेंस कहाँ पे तो मैक्सिमम होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर हो गया लोगों को। तो 180 डिग्री पे तो जो सवाल होते हैं तो वो देख लो क्या होता है, 180 डिग्री पे दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है हमारा, 180 डिग्री। अगर क्या निकालना आपको, डिफरेंस निकालना, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। 5 एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये आगे भी तो आपको जरूरत पड़ती रहेगी, ऑलरेडी पहले भी आपने इस्तेमाल कर रखा है इसका, इस रिजल्ट का पहले भी इस्तेमाल कर रखा है। दो वेक्टर्स का डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इनका पहले भी इस्तेमाल कर रखा आपने। देख लो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, दो वेक्टर्स देखो इधर, पार्टिकल यहां से यहां चला गया, रेडियस आर के सर्कल में चल रहा है, अब पार्टिकल ए से बी चला गया, पार्टिकल कहां से कहां चला गया, तो सभी लोग डिस्प्लेसमेंट कितना बताएंगे लोग, तो डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस आर होता। अगर इसी केस में तो रेडियस आर मान लो, डिस्टेंस पूछा जाएगा, अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा ए से बी गया, डिस्टेंस बताओ तो पाई आर बताएंगे, जबकि डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट में क्या निकालते हैं, चेंज निकालते हैं। मान लो ये वेक्टर जो है, तो ये वेक्टर क्या हमारा बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर और ये वेक्टर कितना हमारा, तो बी माइनस ए करो, बी और ए के बीच का एंगल कितना हमारा, वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल कितना 180, और क्या निकालना डिफरेंस, तो 180 पे डिफरेंस किसके बराबर होता है, एडिशन के बराबर होता है। समझ में आई बात, तो कितना आ जाएगा ये, तो ट्वाइस आर हो जाएगा, आर प्लस आर कितना हो जाएगा ये, 180 डिग्री पे चेंज इन पोजिशन वेक्टर निकाल रहे हो तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस आर हो जाएगा। समझ में आई बात, डॉट डब्ल्यू ट्वाइस आर।
वो एलिमेंट्री क्लास में लोग यूज करते हैं कि यहाँ से यहाँ चला जाएगा अपोजिट, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ट्वाइस और हो जाती है। ये वेक्टर में काम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डबल हो जाएगा। दिख रहा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हमारा। और अगर वेलोसिटी होता, यहाँ पे स्पीड भी है और यहाँ भी स्पीड भी है, स्पीड यहाँ इस पॉइंट पे पार्टिकल का स्पीड भी है और वहाँ भी है, तो चेंज इन वेलोसिटी पूछेगा तो ट्वाइस भी कर दोगे। क्या कर दोगे? चेंज इन वेलोसिटी पूछेगा ट्वाइस भी। चेंज इन मोमेंटम पूछेगा तो ट्वाइस एम भी। चेंज इन वेलोसिटी ट्वाइस भी, चेंज इन मोमेंटम ट्वाइस एम भी। समझ में आई बात? तो एक तो सर्कुलर मोशन वाला एग्जांपल दे दिया आपको, और ये सवाल आपको कहीं मिल भी जाएगा, प्रैक्टिस कर रहा हो तो ऐसा फोटो बना करके सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन जो तो एलिमेंट्री क्लास में 7th क्लास में भी तो आपको जानना है, कहीं दिया रहेगा कि ये ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, नीचे से ऊपर चला गया, ए से भी चला गया, तो क्या निकाले? चेंज इन वेलोसिटी निकालो। क्या निकालो? एक स्पीड में चेंज होता है, एक वेलोसिटी में चेंज होता है। तो अगर स्पीड में चेंज पूछेगा तो 0 आंसर दोगे। अगर स्पीड में पूछेगा तो क्या बोलेंगे? यहाँ भी स्पीड भी है और वहाँ भी क्या है, बट वेलोसिटी क्या है वहाँ पे? यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? तो ईस्ट में है, और वहाँ पे किधर हो गया? मैं बोला वेक्टर में बात करोगे तो अलग हो जाएगा, बट स्केलर में बात करोगे तो क्या दोनों सेम है। तो अगर स्पीड में चेंज पूछेगा तो आंसर क्या टिक करोगे? और वेलोसिटी में चेंज करेगा तो ट्वाइस भी आंसर टिक करोगे। समझ में आई बात? और बाई द वे अगर यहाँ पे V1 और V2 है, अगर ये वेलोसिटी नीचे V1 है और वहाँ V2 है, अगर दोनों V और V है तो क्या आंसर दोगे? सर्कुलर मोशन के बारे में पूछेगा तो यहाँ पे V1 है और यहाँ V2 है, और V एंड V है, तो ये इस वाले डायग्राम को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, और इसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। आगे सर्कुलर मोशन में अलग से देख लेंगे, बट इतना आपको 9th क्लास में पढ़ा होगा, आपको याद होगा। जो हम लोग 11th में सिलेबस पढ़ते हैं वो कहाँ पर पहले पढ़ने को मिलता है? तो 9th क्लास में। तो 9th क्लास में इतना तो पता होगा। या 7th क्लास में इवेंट डिफिनेशन आ जाता है कि अगर इक्वल टाइम में इक्वल एंगल घूम जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये पंखा जो घूम रहा है किस मोशन में घूम रहा है? इसका स्पीड कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब इसको बंद कर दोगे तो उसका स्पीड क्या होगा? धीरे धीरे कम होगी, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आई बात? नहीं है तो अगर यहाँ पे चेंज इन स्पीड पूछेगा तो कितना टिक आउट करोगे? 2v, और वहाँ पे क्या टिक आउट करोगे? तो V1 + V2। यहाँ V + V 2v हो जाएगा, जबकि यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज लिख रहा हूँ, अगर स्पीड में चेंज पूछेगा तो क्या कर दोगे? 0। क्वेश्चंस केयरफुल रहो, दोनों पूछे हुए हैं किताबों में, दोनों पूछे हुए हैं, तो इंश्योर करोगे तुम्हें दोनों समझ में आता हो। स्पीड में चेंज पूछेगा तो 0 आंसर होगा, और यहाँ पे स्पीड में चेंज पूछेगा तो V1 - V2 लिखोगे, बट वेलोसिटी में चेंज पूछेगा तो वहाँ पे ट्वाइस V और वहाँ पे V1 + V2 हो जाएगा। क्लियर है? नहीं, स्पीड में अलग अलग है ना बेटा। यहाँ पे स्पीड V1 है और वहाँ V2 है, तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा? V1 - V2 आ जाएगा। यहाँ पे तो V और V V कर रहे थे। बेसिकली यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है और वहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, 2 और 3 है, तो घटाएंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी। जबकि यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो मैग्नीट्यूड 2 - 2 0 हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आई बात? तो वहाँ पे V1 - V2 स्पीड होगा, वहाँ पे स्पीड में चेंज पूछेगा तो V1 - V2 लिख देंगे। उनका जो मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, उनका मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया रहेगा। वेलोसिटी में चेंज V1 + V2 यहाँ पे ट्वाइस V, और स्पीड में यहाँ पे चेंज कितना? 0, और वहाँ पे कितना? बड़ा में छोटा माइनस कर लोगे। अगर स्पीड में चेंज पूछेगा तो दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन स्पीड पूछा जाएगा, चेंज इन स्पीड। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 0, और यहाँ पे तो डेट V1 - V2, जो बड़ा होगा बड़ा में छोटा को माइनस कर लोगे। स्पीड पूछेगा तो ऐसा कर लोगे। ये 2 एग्जांपल किसने पहले और ऐसा होता कुछ देख रखा था सर्कुलर मोशन में, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, ऑलमोस्ट सब लोगों ने देख रखा होगा। तो 2 और एग्जांपल दे रहा हूँ जो ऑलरेडी तुम जानते हो, वो दोनों एग्जांपल भी ऑलरेडी जानते हो, वो दोनों एग्जांपल भी तुम ऑलरेडी जानते हो। चलिए यहाँ पे देख लें ये क्या हो रहा है, तुम बताओगे। ये दिख रहा है आपको?
ये देखना, प्रोसेस को देखना, देखते हैं कौन है तो इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। दिखा कुछ? क्या दिखा? हाँ, अंडर ग्रेविटी तो गिरा, उसके बाद हमें कोलिजन पे पॉइंट आउट करना है। कोलिजन पे तुम्हें क्या मैं ले लिया, ऑब्जर्व किया तो गया, मान लो V1 से गया, अब V2 से लौटा था, V2 से क्या हो गया था देखोगे, चिपक गया बट लौटा है। ये देखोगे क्या हो रहा है, रिबाउंड किया ना, तो V1 से गया और V2 से लौट गया, तो डायरेक्शन क्या हो गया, पलट गया। डायरेक्शन क्या हो गया, मतलब पहले जो वेलोसिटी वेक्टर नीचे था, अब बाद में किधर हो गया, दोनों वेक्टर में कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। समझ आई बात? तो फिर से चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा तो कितना टिक करोगे, V1 प्लस V2, कितना टिक आउट करेंगे? समझ में आई बात? अगर बोले एक बॉल को यही सवाल आया हुआ तुम्हारे एग्जाम में, इस बार नीट 2000 इस बार जो हुआ है, H1 हाइट से गिराया और वो हाइट अलग अलग दिए हुए हैं। चलो फिलहाल V1 V2 में लिख दे रहा हूँ, V1 से आया V2 से लौट गया, यहाँ से गिराया, यहाँ पे कोलिजन के जस्ट पहले स्पीड कितनी है हमारी, V1, यहाँ से कोलिजन के जस्ट पहले V1 से आया और V2 से लौट गया, ऐसे आया V1 से, आने वाली स्पीड V1 है और जाने वाली स्पीड क्या हमारा, V2। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हमारा, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V1 प्लस चेंज इन मोमेंटम, तो मास से गुना कर देंगे तो मोमेंटम बन जाता, तो डेट विल M V1 प्लस V2। चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, तो इम्पल्स कितना ट्रांसफर हुआ, तो यही पूछा होगा इम्पल्स कितना ट्रांसफर हुआ। एक बॉल को वहाँ पे V1 V2 नहीं दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, तो इतना जनरल नॉलेज 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर H1 हाइट से गिराया और H2 हाइट लौटा, तो ये V1 की वैल्यू कौन बताएगा, H1 हाइट से गिराता तो √2g H1 हो जाता, और लौटेगा H2 हाइट, तो कितना हो जाएगा V2 की वैल्यू √2g H2। तो यहाँ पे सवाल यही था, M √2g √H1 प्लस √H2, H1 H2 और मास दिया हुआ था, चेंज इन इम्पल्स पूछा हुआ था। समझ में आई बात? पहले भी पूछा जा चुका, 2 4 5 10 बार पूछा जा चुका पहले भी। अगर सीधा मैं बोलूँ कि V1 से गिरा और V2 से लौटा, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना बताओगे, V1 प्लस V2। अगर उसी केस में चेंज इन मोमेंटम पूछेगा, ये चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम क्या था, इम्पल्स, तो इम्पल्स पूछेगा तो कितना बताएंगे, M टाइम्स V1 प्लस V2। बट V1 और V2 ना देकर डायरेक्टली क्या दे रहते हैं, वो V1 V2 दे दिया तो वो 9th क्लास का सवाल बन गया। और इसी में कैलकुलेशन करवा लिया तुमसे कि H1 हाइट से गिराया था, तो पता होगा कि H1 हाइट से गिरता तो कितने स्पीड से गिरता, √2g H से गिरता। H1 हाइट से गिरा तो √2g H1 स्पीड से आया, और लौट के कितना गया, H2 हाइट, तो स्पीड कितनी देनी पड़ती है, √2g H2। जनरल नॉलेज होता कि जनरल नॉलेज, सुन लो डायलॉग, आगे अंडर ग्रेविटी में प्रूव कर लेंगे। बाकी इतना आपको ऑलमोस्ट याद होगा पहले भी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ दूँ तो कितनी हाइट से ग्राउंड को स्ट्राइक करता है, √2g H, या √2g H स्पीड दे दोगे तो कितना हाइट चला जाएगा, H हाइट चला जाएगा। बोथ वे में यूज कर लेंगे, M टाइम्स √2g √H1 प्लस √H2। वेक्टर का डिफरेंस पे फार्मूला सवाल था, इम्पल्स निकालो, नाम जोड़ दिया था। तो 2 बार इस पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दोनों ये ऑलमोस्ट जो है तो डेली का प्रैक्टिस करते हो। अगर तुम कहीं पे भी तो ग्राउंड पे बॉल एक छोड़ते हो तो ये प्रोसेस होता है कि बॉल छोड़ोगे V1 स्पीड से जाएगा, V2 से लौट जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना लिखेंगे, V1 प्लस V2, मोमेंटम M टाइम्स V1 प्लस V2, और इम्पल्स की वैल्यू भी तो कितना हो गया, तो M टाइम्स V1 प्लस V2। अगर हाइट वाइट दिया रहेगा तो स्पीड को हाइट में चेंज कर लोगे। ये 2 और एग्जाम्पल देता हूँ जो कि तो ऑलमोस्ट वो भी एग्जाम्पल डेली यूज करते होगे। रेडी हैं सब लोग? और 9th क्लास में यूज कर रखा। ये सेम केस को तो हमने अभी बॉल को कहाँ गिराया था, ग्राउंड पे। दूसरा बॉल को ऐसे सामने वाला दीवार पे मार दोगे, तो बॉल को सामने वाले दीवार पे मारते तो क्या होता है, वापस हटता नहीं आता, अरे आता है दीवार पे। नहीं, काफ़ी कोई खेलने वाला नहीं मिल रहा था, काफ़ी बार क्या करते हो, दीवार पे बॉल मारते हो और
आ जाता। समझ आई बात? तो V1 स्पीड से मारा, V2 से लौट गया, V1 से मारा और कितने से लौट गया, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना कहोगे, V1 प्लस V2। मोमेंटम चेंज कितना, m टाइम्स V1 प्लस V2। इम्पल्स कितना ट्रांसफर हुआ, तो m V1 प्लस V2। समझ में आई बात? था या तीसरा है और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कितने लोगों ने एग्जाम्पल देखा है 9th क्लास में, करा नहीं करा? किसी को तुम प्रैक्टिस किसी को भी करवा, दीवार पे ऐसे बॉल करो, कभी खेला ऐसा बॉल से कभी तो यूज किया? कोई भी प्लास्टिक बॉल या कास्ट बॉल या जो भी बॉल आपके पास है, ऐसे ऐसे लोग करते हैं। तो क्या हो गया ये, समझ में आ रही बात? तो V1 से फेंका और V2 से लौट गया, तो चेंज इन कितना हो जाएगा हमारे पास, V1 प्लस V2 वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? वन मोर। तो ये क्वेश्चन भी 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ कि क्या था, कोई नाम लिख रहा है, कोहली साहब हैं, तेंदुलकर साहब हैं, बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, तो बॉल कितने स्पीड से आया, बॉल आया V1 स्पीड से और लौट गया कितना से, बॉल आता तो वहीं रहता है, लौट जाता तो V1 से आया और V2 से लौट गया, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, V1 प्लस V2। तो सारी किताबों में तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा हुआ और 9th क्लास से यूज करते आ रहे हैं ऐसे एग्जाम्पल। सभी जगहों पे कौन सा बेसिक फंडा यूज हो रहा, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, चेंज इन टू वेक्टर यूज हो रहा। इन सभी फिनोमेना में ये 9th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हो और यहाँ भी पूछे जाते हैं। स्लाइड जो है तो उसमें टर्मिनोलॉजी चेंज कर देते हैं बट प्रोसेस वही है। तो क्लियर हो गया, m टाइम्स √2g h1 प्लस h2। सारे एग्जाम्पल याद हो गए? कौन सा पसंद आया तुम्हें? दिमाग में ना सेट करोगे ना, तब जैसे लोगों के साथ होता है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में सेट होगा ना, तब क्वेश्चन से आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो एग्जाम्पल थोड़े थोड़े सेट होना चाहिए। कोई एग्जाम्पल सेट हुआ, हमने 4-5 एग्जाम्पल दिए, सर्किल वाला दे दिया V1 प्लस V2 या डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस R। समझ में आई बात? अगर स्पीड अलग अलग तो ट्वाइस भी V1 प्लस V2, और अगर सेम है तो ट्वाइस भी हो जाता। वेलोसिटी में दे दिया, डिस्प्लेसमेंट में ट्वाइस R बोल दिया। एक सर्किल वाला एग्जाम्पल दे दिया, दूसरा ग्राउंड पे स्ट्राइक करने का दे दिया, तो V1 प्लस V2 वहाँ भी दे दिया, दीवार पे दिखा दिया V1 प्लस V2, या फिर कहाँ दिखा दिया, बैट बल्लेबाजी में कि बैट पे आया और फिर लौट गया, तो वहाँ भी क्या दिखा दिया, V1 प्लस। समझ में आ गया होगा? इसी को टेक्निकली क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम को टेक्निकली क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो इस पर जो क्वेश्चन पूछा गया तो H1 H2 दिया हुआ है और मास दिया हुआ और इम्पल्स निकालने के लिए पूछा कि कितना इम्पल्स ट्रांसफर हुआ। तो जो हाइट दिया हुआ तो वो यहाँ पर रख दोगे गुना करके, तो मल्टीप्लाई करके तो आंसर आ जाएंगे तुम्हारे। क्लियर हो गया लोगों को? तो दो वेक्टर का डिफरेंस पे कौन सा केस कर रहे थे, ये टेबल में कौन सा केस को उठाया था हमने, कौन बताएगा? टेबल में इक्वल और अनइक्वल दोनों उठा दिया, और कौन सा केस कर रहे थे, ये वाला एंगल कौन सा केस है, 180 वाला केस उठाया था। समझ में आ गया लोगों को? डिफरेंस इन टू वेक्टर एंगल 120 पे उठा दिया। थीटा एंगल पे क्या उठाओगे, अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, तो डिफरेंस का के लिए क्या उठाओगे, तो डिफरेंस के लिए या तो ये उठाओगे, इक्वल इक्वल है तो ये उठाओगे, और अनइक्वल है तो क्या उठाओगे, तो ये उठाओगे, a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। समझ में आ गया लोगों को? तो अब जो होता है तो नेक्स्ट उठाने जा रहा हूँ, कौन उठा लूँ इनमें से, 60 उठा लेता हूँ। तो देख लो 60 वाले को कैसे लिखे जाएंगे, 60 वाले को ऐसे लिखा रहता है, 60 वाला तो दिखिए होगा, जैसे वहाँ पे 61 देख लो, खुद ही देखो टेबल में क्या दिख रहा है तुम्हें, 60 का टेबल में क्या दिख रहा है, पहले का मैग्नीट्यूड v है, दूसरे का मैग्नीट्यूड v है, तीसरे का क्या है v है, तो एंगल कितना हो जाएगा, पहले का मैग्नीट्यूड v, दूसरे का मैग्नीट्यूड v और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड v, तो एंगल कितना टिक करेंगे 60, या उल्टा पहले का मैग्नीट्यूड v, दूसरे का मैग्नीट्यूड v और एंगल 60, तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड तो v आ जाएगा, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा। डन हो गया होगा लोगों को? v का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये v और v, तो एंगल कितना टिक करेंगे 60 का पेयर हो गया, v पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और तीसरे का तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो एंगल 60 हो जाएगा। तो कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, चौथा तुमसे पूछा जाएगा। इसी को सवालों में तो किताबों में तो ऐसे यूज करना होगा, a इक्वल टू b इक्वल टू a माइनस b, तो एंगल क्या टिक आउट करोगे तुम, तो एंगल 60 टिक आउट कर दोगे। प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला सवाल तो मिलेगा। a इक्वल टू b इक्वल टू a माइनस b का मॉडुलस, एंगल विल बी 60 डिग्री, एंगल विल बी 60 डिग्री।
क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे देखेंगे ऐसा पूछा ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस बना, तो फिर से एंगल पूछ देंगे, ए कैप एंड बी कैप के बीच का एंगल बताओ, तो क्या फिलअप करोगे यहाँ पे? वही चीज लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? ये पहला आपका मैग्नीट्यूड बना, कैप लगा दिया मतलब मैग्नीट्यूड बना होता। अब बी पे भी कैप लगा दिया, तो पहले का मैग्नीट्यूड भी बना, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड भी कितना हमारा 1 है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो क्या बताएंगे आप? तो एंगल विल बी 60 डिग्री। या इसके बाद स्टेटमेंट वाइज क्या लिखा रहता है, ऊपर में मैथमेटिकली लिख दिया, इसको स्टेटमेंट में ऐसे लिखेगा, डिफरेंस ऑफ 2 UV इज ए UV, एंगल बिटवीन वेक्टर्स बताओ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स विल बी आंसर विल बी 60 डिग्री। डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन तो बोथ वेक्टर्स। डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स बताना। दोनों क्वेश्चन वो मैथमेटिकली लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट दोनों क्वेश्चन हैं सेम। दोनों क्वेश्चन हैं क्या, तो सेम है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो 60 का एनालिसिस कर दिया, वैसे वो टेबल पूरा डिफरेंस का याद रखोगे तो बेहतर रहेगा। बाकी स्पेशलाइज तो 180 का एनालिसिस कर दिया, 60 का एनालिसिस कर दिया, 1 मोर तो 90 का एनालिसिस कर दे रहा हूँ। तो 90 पे कितना होता है, तो डेट विल बी, अगर दोनों इक्वल इक्वल है 90 पे कितना हो जाता हमारा, तो 90 पे √2 भी हो जाता। अगर अलग अलग होंगे तो कितना लिखोगे, 90 पे a² प्लस b², बट दोनों अगर बराबर बराबर हैं तो क्या लिख लोगे? अगर a और b का मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो क्या आंसर होगा, तो √a² प्लस b²। लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हमारा, अगर इस केस के लिए a और b अगर बराबर माना तब के लिए आंसर भी होगा, आंसर b √2 होगा। तब आंसर क्या होगा हमारा, b √2 होगा। क्लियर है? डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर का डिफरेंस, ठीक है। ये बोला गया कि 2 वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताओ इफ बोथ वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बोथ वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड बोथ वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो 90 डिग्री पे कितना होता है, √2 भी होता है, जबकि 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है, पहले का a दूसरे का b, और एंगल कितना है, तो उस केस में a माइनस b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √a² प्लस b²। तो 90 डिग्री वाले का एनालिसिस कर दे रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ जो हमारे एग्जाम में कहाँ पे यूज होता है। इसके लिए ये ऐसे पढ़ रहे हो तो ये क्या है हमारा, ऐसे पढ़ रहे हो तो ये मैथमेटिक्स है, बट हमारे फिजिक्स में कहाँ अप्लाई होगा, समझ बात नहीं है। 2 वेक्टर को तो 180 डिग्री पे जोड़ते तो v1 प्लस v2 हो जाता, तो मैथमेटिक्स हुआ। बट उसी को हम बॉल लिख देंगे कि बॉल को मारा दीवार पे वापस लौट गया, चेंज इन मोमेंटम बताओ तब क्या हो जाएगा, तब वो फिजिक्स हो जाएगा। इंपल्स बताओ तब फिजिक्स हो जाएगा, समझ आई बात नहीं आएगी। चेंज इन वेलोसिटी बताओ तब वो फिजिक्स बन जाएगा। तो बेसिकली हम लोग मैथमेटिक्स के रिजल्ट को फिजिक्स में अप्लाई करते रहते हैं। ये सारे रिजल्ट्स मैथमेटिक्स में तो होते हैं, उनका एप्लीकेशन हम लोग फिजिक्स में देख रहे हैं। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट जो है, पहले जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन बताओ कि पहले मैथमेटिक्स था या फिजिक्स था। पहले जैसे पूछा था कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, कौन आया, पता ही नहीं। पहले मैथमेटिक्स या फिजिक्स, क्या लगता है, कुछ तो गेस करोगे ना। पहले फिजिक्स आया तुम्हारे अनुसार से, पहले फिजिक्स या मैथमेटिक्स, मैथ फिजिक्स, पहले क्या आया, हाँ पहले फिजिक्स आएगा, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट एनर्जी। तुमने सुना होगा ना कि एक ही एनर्जी होती है, ब्राइटनेस एनर्जी की। ब्राइटनेस एनर्जी जो है वही क्या होता है, डिफरेंट, तो स्प्लिट डाउन होकर के तो डिफरेंट फॉर्म में तुम्हें दिखते हैं। समझ आई बात नहीं? तो पहले क्या है, फिजिक्स आया। अब उस फिजिक्स को समझने के लिए मतलब मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज बनाया गया। अगर जैसे मैं तुम्हें, काफ़ी लोगों को डायरेक्ट समझ में आता है, काफ़ी लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, वो क्या करेंगे, दीवार पे मारेंगे, बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, उनको समझ में आता है।
और काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में है तो उनको मैथमेटिकली लिख के समझाया जाता है कि ऐसे से ये V1 है V2 है, और उसको जोड़ के समझाया, फिर उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि ये ऐसा हो रहा है। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? तो मैथमेटिक्स को स्पेशली बनाया गया फिजिक्स को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, कि सभी लोगों को समझ में आ जाए। अदरवाइज जो है ना कि थ्योरेटिकली सबको फिजिक्स समझ में नहीं आता, लोगों को ना आम गिरता है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कहाँ गिर रहा है। देखेंगे ज़रूर, वो दर्शन करेंगे सब कुछ, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। बिना मैथमेटिक्स के जिनको क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है फिजिक्स। बिना मैथमेटिक्स के, वो मैथमेटिक्स यूज ना करके थ्योरेटिकली सब कुछ समझ जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? तो थ्योरेटिकल फिजिक्स बोलते हैं, या उसी को इनलाइटेंड पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनलाइटेंड। इनलाइटनमेंट आ चुके हैं, उनको कोई चीज़ को बिना थ्योरेटिकली समझ जाते हैं, उनको मैथमेटिकली करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो डैट विल बी, तो आपने देख लिया कि 90 डिग्री प्रोसेस है ये। 90 डिग्री पे कुछ एग्जांपल देना चाह रहा हूँ जो ऑलमोस्ट जो है तुम्हारे पास जो है तुम्हारे एग्जाम में। तो सेम प्रोसेस जो है मिनिमम 10 बार जो है ना, पिछले 20 साल का क्वेश्चन बैंक देखो तो कम से कम 10 बार वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पिछले साल भी 2024 के पेपर में 25 था ना, इस पर ही 24 वाला पेपर में भी आया। तो देखो क्या सवाल आया, डिफरेंस पे आया। मतलब मैं बोला जो रिजल्टेंट और डिफरेंस पे सवाल डेफिनेटली आते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही काम करते रहें पूरे फिजिक्स में। या तो क्या करते रहेंगे हम लोग, इतना ही करना है, या तो ऐड करेंगे या क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। डिवीजन तो वेक्टर्स का अलाउड नहीं है, स्केलर में डिवीजन करना ऑलरेडी जानते हो। तो इतना ही करते रहेंगे तो सवाल तो इस पर होना ही होना। तो सवाल दिखा रहा हूँ, क्या रहेगा हमारे पास, चेंज इन, तो वेलोसिटी वेक्टर निकालो। क्या निकालो? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर निकालो। बता दिया कितनी बार ये, पिछले 20 सालों का पेपर देखो तो कितनी बार, 10 बार पूछा हुआ। कितनी बार ये, तो हर एक अल्टरनेट साल होता ही होता है। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर निकालना। या चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जब निकाल लोगे तो क्या कर दोगे, उसमें टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन वेक्टर भी निकल के आ जाएगा। कि जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा, या एक्सेलरेशन वेक्टर निकल के आ जाएगा। अब मास से गुना कर दोगे तो फोर्स वेक्टर में चेंज आ जाएगा। समझ आएगा, ये फोर्स वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात? तो वेलोसिटी वेक्टर में चेंज निकालना के साथ साथ क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर में तो एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं, या फिर तो फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, दूसरा क्या करें, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बाई टाइम कर देते हैं। तीनों पैरामीटर ले रहा हूँ क्योंकि कभी बोल रहा हूँ कि पिछले 20 सालों में 10 बार पूछा गया। तो कभी क्या पूछा गया, कभी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर पूछा गया, कभी क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन पूछा गया, या कभी फोर्स पूछा गया। 2024 में जो बोल रहा हूँ तो उसमें फोर्स पूछा गया था। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बाई टाइम, डाटा एक्सेलरेशन आ जाएगा। और चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बाई टाइम से जो एक्सेलरेशन आता है तो उसको क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज का सिंबल है, जो उजला वाला दोनों तरफ लगा दी, तो इसको क्या बोलते हैं, एवरेज का सिंबल। तो डेट विल एवरेज एक्सेलरेशन। या इसमें मास से गुना कर दोगे तो मास से गुना कर दोगे तो क्या बन जाएगा, तो एवरेज फोर्स आ जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। या जो फोर्स का जो एवरेज फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो भी सेम ही रहेगा, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। तो वेरियस टाइम्स जो है तो फोर्स वाला तो इसी में पिछले साल ही पूछा है, बाकी जो चेंज इन वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वाले ही ज़्यादा पूछे थे। तीनों का डायरेक्शन में तो सेम ही रहेगा, तीनों का डायरेक्शन क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर रेडियंस हम लोग निकालने के लिए, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर देखो इधर, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, एक कार जा रही है ईस्ट में, लिखा रहेगा सवाल में, एक कार मूव्स ईस्ट, स्पीड दी है, कितना स्पीड मान लूं, ये कार मूव्स ईस्ट, कितना स्पीड ले लूं, कितना किलोमीटर पर आवर, कोई बता दो, नंबर है कुछ फेवरेट? 10। तो एक कार मूव्स ईस्ट 10 किलोमीटर पर आवर।
और ईस्ट में जा रही है और लेफ्ट टर्न ले लिया, टेक्स लेफ्ट टर्न बाई 90 डिग्री एंड मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। मतलब वो सिर्फ कार ने अपना क्या चेंज करा, डायरेक्शन चेंज करा, मैग्नीट्यूड उतना ही से चल रहा था। पहले भी 10 किलोमीटर पर आवर, बाद में भी कितने से चल रहा हुआ, पहले भी 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, बाद में भी कितने से चल रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा। तो निकालना क्या है, तो चेंज इन कार के वेलोसिटी वेक्टर में चेंज बता दो। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार, कार की वेलोसिटी में क्या निकालें, चेंज निकालें। ओके 10√2 मैग्नीट्यूड 10√2 हो जाएगा। डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर लेते हैं, देख लोगे क्वेश्चन नोट कर लिया तो बताओगे मैंने नोट कर लिया। सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, जो आपको समझाया जा रहा है तो उसको अच्छे से समझें। प्रोसेस दिक्कत कहाँ पे आती है, जैसे मैंने ये फंडा अभी बता दिया, अब आपका एग्जाम कब होगा, अराउंड जो 10-11 महीने बाद होगा, तब तक आपके फंडे निकल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस फंडे को समझें और इसको रिटेन करें, क्योंकि 1 साल बाद आपको ट्रांसफर करना होगा। तब तक याद रखना लोगों के लिए तो मुश्किल होता है, आगे चल के बहुत सारे इक्वेशन याद कर लेते हैं, ये सब भूल जाते हैं। जबकि एग्जाम में तो ये आ जाते हैं, तो जो भी चीज़ें बताई जा रही है तो उनका कुछ रिलेवेंस है, तो आपको समझने पे एम्फेसिस देना चाहिए। समझने पे एम्फेसिस दोगे तो लॉन्ग टर्म में याद रहेगा, आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो क्वेश्चन तो आते हैं, तो खुद ही बैठ कर देख सकते हो। हमने 20 साल में बताया कितनी बार, 10 बार, तो मिनिमम 10 बार तो आपको मिल ही जाएंगे, ज़्यादा भी मिल सकता है। वेरियस फॉर्मेट में इनका तो फॉर्मेट चेंज हो सकता है। ये कार मूव्स ईस्ट, तो देखो पहला जो है तो देख लो, क्वेश्चन उतार लिया होगा लोगों ने, फंडा समझ लिया। ये पहले स्टेप में कार कहाँ जा रही है, ईस्ट में जा रही है, तो ये ऐसे दिखा दो कि यहाँ पे ईस्ट होता है, ये ईस्ट में जा रहा है। पहला वेलोसिटी वेक्टर v1 है और कहाँ जा रहा है वो, ईस्ट में। अब इधर ईस्ट में जा रहा है तो क्या हो गया, तो इधर उसका लेफ्ट हैंड होगा, ऊपर लेफ्ट हैंड होगा, तो किधर कितने से बेंड कर गया, 90 डिग्री से ऐसे बेंड कर गया। पहले v1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, v1 की वैल्यू कौन बताएगा, 10 इंटू आई कैप। v1 क्या था, 10 आई कैप। अब ये कितना हो गया v2, तो 10 जे कैप हो गया। मैग्नीट्यूड तो 10 ही रखा, डायरेक्शन क्या हो गया, हमें चाहिए क्या, चेंज का मतलब क्या होता है, जनरल नॉलेज ये भी याद रखो, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन है इसमें, v1 है या v2 है, v2 है। फाइनल बाद वाले को करंट कहेंगे, तो v1 शुरू वाला है और v2 क्या, फाइनल बाद वाला है। तो v2 माइनस v1 निकालना, क्या करना है, v2 माइनस v1। समझ में आई बात। v1 v2 कितनी डिग्री पे है, 90 पे है। तो मैग्नीट्यूड तो आपको याद होगा, रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड v1 स्क्वायर 10 और 10 का 90 पे 10√2 हो जाएगा। 10 एंड 10 का 90 पे 10√2 हो जाएंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 10√2। बट जहाँ पे सवाल आए थे पहले, सबसे पहले ये सवाल IIT के एग्जाम में पूछे गए थे, बहुत पहले जो है कि 1980 में या 81 में IIT के एग्जाम में पूछे गए थे। उसके बाद तुम्हारे एग्जाम में या फिर IIT के एग्जाम में भी तो बार बार उसमें भी पूछे गए, तुम्हारे एग्जाम में भी पूछे गए। तो जो पहली बार पूछा गया था तो उसमें क्या 4 ऑप्शन थे कि कार जा रही है ईस्ट 10 किलोमीटर पर आवर से, लेफ्ट टर्न ले लिया और 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 90 डिग्री से लेफ्ट टर्न लिया। तो चेंज इन वेलोसिटी के बारे में 4 ऑप्शन दिए थे। तो मैग्नीट्यूड पहला में भी कितना था, 10√2 किलोमीटर पर आवर पहला में भी था, दूसरा में भी था, तीसरा में भी था, और चौथा ऑप्शन में मैग्नीट्यूड कितना था, 0 था। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना था, 0। समझ आया बात नहीं। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड तीन में 10√2 तीन जगहों पे बराबर है। समझ आई बात नहीं, तो मैग्नीट्यूड से हमारा आंसर नहीं एलिमिनेट होगा। समझ आई बात है, क्योंकि वेक्टर इतना थोड़ा बहुत भी समझते हो, इतना तो पता कर लो कि डिफरेंस तो 0 नहीं होगा, कि इनको घटाएंगे तो जे और आई है, तो 0 तो नहीं होगा, तो 0 वाला तो आंसर खत्म ही हो गया। अगर स्पीड में चेंज पूछता तो डेफिनेटली 0 था, बट किस में चेंज पूछा हुआ, वेलोसिटी में, तो वो 0 आंसर तो नहीं होगा। तो डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया।
बचे 3 ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, मैग्नीट्यूड 10√2। अब डायरेक्शन से तो हमारा आंसर निकलेगा। समझ आई बात नहीं है? इलिमिनेशन कहाँ से हो जाएगा हमारा, तो डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि कभी भी वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हो तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफी बार डायरेक्शन से ही इलिमिनेशन होगा, मैग्नीट्यूड मान लिया जाता है कि सबको समझ में आता हो। तो रेडी है, तो V2 माइनस V1 तो देख लेंगे, तरीका दिखाता हूँ कैसे करते हैं। डिफरेंस निकालना है, चेंज निकालना, चेंज का मतलब भी बताया था, क्या बताया था चेंज का मतलब, तो जिसको घटाना है उसको उलट देंगे। हमें किसको निकालना, V2 माइनस V1, तो V1 को पलट देंगे, V2 माइनस, तो पलटेंगे किसको, V2 को या V1 को, V1 को पलटेंगे। हमें ये चाहिए ना बेसिकली, ये करना V2 प्लस ऑफ माइनस V1 करना, मतलब V1 को उल्टा करके जोड़ना, V1 को क्या करना, तो ध्यान से V2 पे कोई छेड़छाड़ नहीं करा। V2 का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, V2 का डायरेक्शन क्या हमारा नॉर्थ में है। अब V1 को छेड़छाड़ करा तो V1 को पलट दिया, पहले किधर था वो पलट दिया, तो किधर हो गया, तो वेस्ट में हो गया, माइनस आई कैप हो गया। समझ आई बात? तो मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या हो गया, ये तो नॉर्थ में रहा बट ये पलट गया, किधर हो गया, वेस्ट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंस का जो डायरेक्शन हो जाएगा, डिफरेंस का डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये कितना हुआ है, तो ये नॉर्थ है और ये कितना हमारा वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना, 10√2। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10√2 एंड डायरेक्शन विल बी नॉर्थ वेस्ट। तो डायलॉग क्या हुआ समझ लो, और भी समझो, ये प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, अराउंड 10 क्वेश्चन मिलेंगे। बार बार इसी फंडे को इस्तेमाल करोगे। शुरू में एक दिया रहेगा कि इधर जा रहा है, जैसे यहाँ शुरू में क्या दिया हुआ, कहाँ जा रहा है ये, ईस्ट, और बाद में चेंज हो गया नॉर्थ। जो भी फिलहाल यहाँ पे तो नॉर्थ में बोला था, जैसा बोलेंगे उसके अनुसार से काम करोगे। इस केस में नॉर्थ बोला था उसने, ठीक है। हम बोले जो फाइनल वाला स्टेप है उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पहला वाला को उलट देंगे। पहले वाले में कहाँ बोला था, ईस्ट, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तुम पहले वाले को उलट दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। समझ में, ये तो सभी ऑप्शन में लिखा रहेगा। ये किसी में क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट लिखा रहेगा, किसी में कुछ क्या लिखा रहेगा, साउथ ईस्ट लिखा रहेगा, एक ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा, नॉर्थ वेस्ट, तुम्हारा आंसर इलिमिनेट हो जाएगा। किसको पलटने के लिए बोला, पहले स्टेप को उल्टा कर देंगे, हमारे डायरेक्शन इलिमिनेट हो जाएंगे। क्योंकि बता दिया कि 3 ऑप्शन में तो 10√2 मैग्नीट्यूड रहेगा, बस डायरेक्शन से आंसर आएगा। एक में ऑप्शन क्या दे रहेगा, तो नॉर्थ ईस्ट, दूसरे में क्या दे रहेगा, साउथ ईस्ट, तीसरे में क्या दे रहेगा, नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शन बनाए रहेंगे तो आपको समझ जाएगा कि जो फाइनल वाला है नॉर्थ है, पहला आगे जा रहा था उसको उलट दिया, वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट विल बी द आंसर। हाँ जी, इनिशियल वाले को पलटेंगे। फाइनल माने इनिशियल को क्या बोलते हैं, तो डिफरेंस बोलते हैं। पलटेंगे किसको, इनिशियल वाले को, शुरू वाले स्टेप्स को पलट दोगे तो चेंज का डायरेक्शन निकल जाएगा। मैग्नीट्यूड अपन ऑलरेडी जानते हो 10√2। मैग्नीट्यूड ऑलरेडी जानते हो, याद हो गया डायलॉग, याद रहेगा। 2000 कौन सा 25 चल रहा है ये, तो आपका एग्जाम 26 में होगा मई में, तो तब तक के लिए आपको जो इंश्योर करना कि हमें याद रहते हैं। क्लियर है? तो देख लें, इसमें तो और भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इसमें क्या पूछा था कि अब चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार निकालें इन 5 आवर, 5 घंटे में निकालना। ये चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार इन 5 आवर्स ना निकाल के, ये चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार ना पूछ कर क्या पूछ देंगे, एक्सेलरेशन ऑफ कार निकालें, एक्सेलरेशन ऑफ कार इन 5 आवर्स। तो मैं बोले एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम कर दोगे। मैं बोलना चाहता हूँ वेलोसिटी पूछेगा तो टाइम दिया नहीं रहेगा। अगर एक्सेलरेशन पूछेंगे तो क्या दिया रहेगा, वो नीचे टाइम भी दिया रहेगा। तो क्या करोगे, चेंज इन वेलोसिटी तक तो उतना ही करोगे, और टाइम से क्या कर दोगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा, और डायरेक्शन वही रहेगा। चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया था, 10√2, टाइम कितना दिस, तो कितना आएगा 2√2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो गया। चेंज इन, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। या जब फोर्स पूछा रहेगा तो मास भी दिए रहेंगे, फोर्स पूछा जाएगा तो क्या दिए रहेंगे,
2024 में जो सवाल आया तो उसमें लोगों को क्या दिया था? दो 2024 में सवाल था तो उसको देख लोगे। इसमें एक्सेलरेशन निकाल लिया ना, इसमें क्या दिया रहेगा? मास दिया रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा? फोर्स बन जाएगा। डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं रहेगा। डायरेक्शन अभी भी कितना हमारा? डायरेक्शन अभी भी नॉर्थ वेस्ट ही है। तो 2024 में सवाल था वो क्या था सुन लोगे। एक फुटबॉल कहाँ जा रहा है? तो एक फुटबॉलर है, फुटबॉल कहाँ हिट किया? तो ईस्ट में। और फिर फुटबॉल किधर चला गया? तो 90 डिग्री से बेंड होकर नॉर्थ में चला गया। तो कितना फोर्स लगाया गया उसको? कितना फोर्स लगाया गया? समझ नहीं आया कुछ? अरे जैसे यहाँ पे कार का डायरेक्शन चेंज करने की कुछ मशीन का यूज कर रहा है ना, तो वैसे फुटबॉल का डायरेक्शन ऑटोमेटिक तो चेंज होगा नहीं। अगर फुटबॉल ईस्ट में हिट किया तो ईस्ट ही जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर हो गया? फिर 90 डिग्री से चेंज हो गया। पहले बोले फुटबॉलर ने फुटबॉल को हिट किया, किधर चला गया? ईस्ट जा रहा है। और फिर फुटबॉल कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है। तो फोर्स की वैल्यू बताएं और फोर्स का डायरेक्शन भी बताएं। फोर्स का वैल्यू, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में आया कुछ? तो ये बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? नॉर्थ। इनिशियल किधर था हमारा? बेस्ट, इनिशियल ईस्ट। तो पहले को उलट देंगे तो बेस्ट हो गया इतना, डायरेक्शन तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब मैग्नीट्यूड कितना कर देंगे फिर से? तो जो दिया रहेगा कितना? तो V1 एंड V2 दिया हो तो m टाइम्स ये निकाल लो चेंज इन वेलोसिटी। टाइम भी देगा। तो पहले V1 और V2 दिया रहेगा तो क्या लेंगे? V1 V2 का अगर अलग अलग दिया तो रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर करोगे। अगर V भी दिया तो कितना हो जाएगा? रूट टू V को मास से गुना कर दोगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? हमें जितना तक याद हो मैग्नीट्यूड पूछा भी नहीं था, डायरेक्शन से पूछा था। डायरेक्शन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा था। जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व है और डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है तो उन क्वेश्चंस में आंसर कहाँ से एलिमिनेट हो जाता है? डायरेक्शन से एलिमिनेट हो जाता है। समझ आई बात नहीं है? जहाँ पे तो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्शन इन्वॉल्व था, मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व था। तो अगर तुम्हें डायरेक्शन निकालना आता तो एक ही ऑप्शन में मैच करा तो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। डेफिनेट रूप से जाकर देख लेना। जितना मुझे याद है मैग्नीट्यूड के बारे में तो कैलकुलेशन नहीं करना था, या कैलकुलेशन करना भी होगा तो किससे एलिमिनेट हो जाएगा? हमारा डायरेक्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। समझ? एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन क्यों देते हैं आप? एलिमिनेशन वाला प्रोसेस इसलिए देते हैं क्योंकि आपके पास जब डॉक्टर बन जाएंगे तो आपके पास क्या आएंगे? पेशेंट आएंगे। क्या आएंगे? ऐसा डायलॉग सुना होगा ना कि आजकल जो ऑपरेशन होते हैं 70% ऑपरेशन वेस्टेज में करते हैं। ऐसा सुना नहीं सुना? चैनल पे दिखाते रहता है ना, डिस्कवरी चैनल पे, या जो रिपोर्ट आती है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर्स जो होते हैं ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर देते हैं। तुम्हें नहीं भी करना है तो भी बोलेंगे जो तुम्हारी ना घुटने में दर्द है तो बोलेंगे कि इसको चेंज करवा लो, ठीक है, क्योंकि उसको उस पर उनको तो पैसे मिलेंगे ज़्यादा। बात नहीं क्लियर हुई? तो बेसिकली तुम्हारा टेस्ट लिया जाता तो मैं ये बोला था कि पहले तुम विदाउट ऑपरेट करके तुम जितना लोगों को लाइक सही कर सकते हो। ऑपरेशन वगैरह क्या होता है? लास्ट स्टेज होता है, जब आपको कुछ भी नहीं लगा। तो इसलिए एलिमिनेशन वाला प्रोसेस दिया गया कि आपके दिमाग में ऐसा होता है कि क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं। जब डॉक्टर बन जाओगे ना, पेशेंट आया तो तुम्हें ये इंश्योर करना होगा कि हम इसको ऐसे भी सही कर सकते हैं। ऐसे नहीं तुम्हारा एक ही स्टेप होता, कोई भी आता है क्या कर दें? ऑपरेट कर देते हैं इसको। समझ आई बात नहीं है? तो ऐसा आपको इसलिए क्वेश्चन में जाता है कि तुम ऑपरेशन एलिमिनेट कर पाते, प्रोसेस को नहीं कर पाते, या तुम्हारा एक ही स्टेप है कि तुम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में फंसे रहते हो। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? तो एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन उनके पीछे लॉजिक होता है। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया? तीनों क्वेश्चन दिखा दिया। क्या क्या दिखा दिया? वेलोसिटी में चेंज निकालें, क्या निकालें? एक्सेलरेशन निकालें, या फिर क्या निकालें? फोर्स निकालें। ठीक, अराउंड जो 20 साल का पेपर देखोगे 10 बार तुम्हें मिलेगा। और फोर्स वाले जो 2024 में ही पूछा गया, तो एक दो एग्जाम्पल जल्दी से तो दिखा दें आंसर आप। पहले कहाँ जा रहा है? ये नॉर्थ में जा रहा है। इनिशियली कार जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ जा रहा है। इनिशियली इधर जा रहा है और कहाँ इस पर कहाँ ले लिया? राइट टर्न ले लिया, राइट टर्न ले लिया और फिर उतना ही जा रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन बता दो। मैग्नीट्यूड तो सब लोग बता दोगे ना। पहले कहाँ जा रहा था? नॉर्थ। बाद में कहाँ जा रहा है?
तो राइट टर्न ले लिया, राइट टर्न लिखा रहेगा 90 डिग्री से, पहले कहाँ जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, और राइट टर्न लोगे तो इधर चल, राइट हैंड में मुड़ जाओगे, फाइनल किधर हो गया, तो राइट टर्न ले लिया मतलब किधर जा रहा है, फाइनली ईस्ट जा रहा है। अब आपको क्या पूछा, चेंज इन वेलोसिटी बताना है, मैग्नीट्यूड कौन बता देगा, मैग्नीट्यूड 8 रूट हो गया, किसी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन के लिए तो क्या किसको चेंज कर देंगे, ये ईस्ट है ये, और पहले कहाँ जा रहा था, नॉर्थ, उल्टा कर दोगे क्या हो जाएगा, तो चेंज इन डायरेक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, किसी को कन्फ्यूजन हो रही है, समझ आई बात। चलो बताओ, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, ये भी तुम्हें किताबों में मिल जाएगा। ये रेडी हैं सब लोग, पहले तुम्हें जा रहा हो, जो सीधे बोले कि जा रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है, पहले किधर जा रहा है, 10 मीटर चला, कितना मीटर चल लिया, 10 मीटर चल लिया, अब फिर अपने लेफ्ट में टर्न ले लेता, पहले कुछ भी मान लो डायरेक्शन, स्ट्रेट मान लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जा रहा है, एक तो सिंपल हॉरिजॉन्टल ही बोलते हैं, कोई जरूरी नहीं कि नॉर्थ ईस्ट हमेशा ही बोले, पहले क्या बोलो सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, 10 मीटर चलने के बाद क्या ले लेता है, लेफ्ट टर्न लिया, अब फिर से 10 मीटर चला, कितना चला, 10 मीटर चला, अब फिर से लेफ्ट टर्न लिया, अब फिर से 10 मीटर चला, 2 बार लेफ्ट टर्न ले लिया 90 डिग्री से और 10 मीटर चला, 3 बार ले लिया और 10 बार चला, तो कहाँ पहुंचेगा, सेम पोजिशन में पहुंच जाएगा। तो ये भी तुम्हारे सवाल में मिल जाएगा, समझ आई बात। पहले 10 मीटर चला, 10 मीटर गया, लेफ्ट टर्न लिया, 10 मीटर गया, फिर लेफ्ट टर्न ले लिया, मतलब लेफ्ट लेफ्ट लेते रहोगे तो वहीं पहुंच जाओगे घूम घाम के, समझ आई बात। नहीं कभी ना तुम्हें किसी का एड्रेस नहीं पता, काफ़ी बार ना घूमते रहते हो, देखते हो अरे यहीं पे थे, फिर से घूम घाम के यहीं पे आ गए, तो उसमें तुम क्या करते हो, वही टर्न लेते जा रहे हो, तो लेफ्ट 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 3 टर्न ले लिए, 4 टर्न ले लिए, डिपेंडिंग ऑन तो कौन सा, तो मतलब कितने एंगल पे, 90 पे अगर तो 3 टर्न ले लोगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। या कोई हमने 3 टर्न बता दिया, कोई 2 टर्न पे आपको सवाल पूछ देंगे, एक टर्न 10 मीटर चलने के बाद ले लिया, 10 मीटर चलने के बाद एक लेफ्ट 90 से ले लिया, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दे, ऐसे भी सवाल मिल जाएंगे आपको। तो फिलहाल ये वाला सवाल में किसी को दिक्कत है, जल्दी जल्दी एक सवाल खुद ही आप लोग बोलते हैं, 2 ही स्टेप देना, कार चलाते हो या BMW चलाते हो, क्या चलाते हो, क्या पसंद है, जैला रोहित शर्मा का लंबोर्गिनी क्या पसंद है, BMW पसंद है, गुड। तो BMW बोलो कि BMW कहाँ जा रही है, कहाँ से किधर लेफ्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन बाकी लोग बता देंगे। BMW कार है, साउथ डायरेक्शन में जा रही है, वेरी गुड, साउथ डायरेक्शन में जा रही है, बोल रहे हैं साउथ में जा रही है, लेफ्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, 10 किलोमीटर से साउथ डायरेक्शन जा रहे हैं, फिर उसने राइट टर्न लिया, कितने एंगल से, 90 डिग्री से, राइट टर्न लिया 90 डिग्री से लिया, और उसके बाद फिर तो अब बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी बताना है। राइट बोला, ऐसे नीचे जा रहा हो, इधर जा रहा हो नीचे की तरफ, तो राइट हैंड तुम्हारा इधर, इधर में बेंड कर जाओगे, समझ आए, तो आंसर बताओगे, हाँ जी बेटा आंसर, पहले तो बोली थी साउथ है, अब बाद में जो सिचुएशन दिख रहा है उससे कहाँ चला गया, बेस्ट, किसको उलटते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो नॉर्थ वेस्ट आंसर, डायरेक्शन खत्म हो गया, मैग्नीट्यूड तुम्हें संभाल लोगे, समझ आई बात। तो ऐसे जो क्वेश्चंस किताबों में लिखे रहेंगे, कुछ भी 2 वैल्यूज दिए रहेंगे, तो उसके अनुसार से जो पहला वाला होगा उसको उलट दोगे, तुम्हारे आंसर से निकल जाएंगे। हाँ बेटा आप बोल दो, जल्दी बोल दोगे, कुछ ऐसे 2 स्टेप बोल दो तुम, कोई स्टेप बोल दो यहाँ जा रहा है, कुछ भी ऐसे बोलना, 4 ही डायरेक्शन होता है, जो मर्जी बोल दो, लेफ्ट राइट बोल दो, यस गाड़ी ईस्ट जा रही है, गुड, ईस्ट जा रही है, राइट ले लिया, ईस्ट जा रही है और कहाँ ले लिया, राइट ले लिया, तो सबको समझ में आ गया होगा, राइट ले लिया तो कहाँ चला गया होगा, साउथ चला गया, और उसको पलट देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, साउथ वेस्ट आंसर टिक आउट कर लोगे। इतना अगर ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली। अब 2 और क्वेश्चन क्या पूछेंगे, तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी में चेंज का पूछेंगे, जो भी दिया रहेगा चेंज कर लोगे, अगर अलग अलग दिया रहेगा तो V1 + V2 कर दोगे, रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर कर लोगे, और V1 और V2 मैग्नीट्यूड दिया रहेगा तो रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस 90 डिग्री में रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर होता है ना, और इक्वल इक्वल रहेगा तो V√2 कर लोगे, और टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और मास से गुना कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, फोर्स। डायरेक्शन सभी में क्या रहेगा, सही मेरे जल्दी से बोल दो बेटा, कोई एक आप बता दें, वेस्ट जा रही है, वेस्ट जा रही है,
बाकी लोग आंसर दें वेस्ट जा रही है और किधर ले लिया हो, वेस्ट जा रही है पहले, फिर नॉर्थ बोल दिया, 90 डिग्री घुमा दिया तो नॉर्थ जा रही है। जल्दी आंसर बता दोगे। तो नॉर्थ तो ऐसे रहेगा, ये वेस्ट जा रही थी तो क्या कर देंगे, ईस्ट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। मास्टरी हो जानी चाहिए कि जब भी क्वेश्चन तुम्हें बता दिया डेफिनेटली तुम्हें मिलेगा मिलेगा। क्योंकि 2024 में भी सवाल आया था, बता दिया फोर्स वाला सवाल आया, तो लोग जो ना कि पढ़ाया था इसी समय और आया अगले साल, उनको याद ही नहीं रहता कि पढ़ाया गया ऐसा। तो ज़रूरी है कि यहाँ पे तो तुम्हें अब समझ में आ गया, इसका आगे याद रखना तुम्हारा जिम्मेदारी है। ये याद कैसे रहेगा, तो रिवाइज करने से प्लस प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ से याद रहेगा। हाँ जी, आप नेक्स्ट बोल दें। साउथ जा रहा है, लेफ्ट हो गया, साउथ जा रहा है, लेफ्ट हो गया तो इधर चला जाएगा, तो ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, तो साउथ जा रहा था तो उल्टा कर देंगे, तो डैट भी तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। आंसर विल बी डन हो गया वो लोगों को। तो इंश्योर कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, बता दिया। तो नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, वन मोर इन्फॉर्मेशन नोट कर लें। ये क्या हमारे पास, तो एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर और ये वेक्टर, डिफरेंस देखो, मान लीजिए R1 है, R2 है, R1 है, R2 और इसका नाम डेल्टा R देता हूँ। तीनों में क्या रिलेशन बनेगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल में कौन कौन किसका किसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एक ही क्लॉकवाइज है R2 का क्लॉकवाइज और R1 एंड डेल्टा R का क्या हमारा, डेल्टा R की वैल्यू कितना लिख लोगे। तो मैं यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग दे रहा हूँ, डेल्टा R की वैल्यू लिख लो कितना, R2 माइनस। तो फार्मूला उन्होंने सीख लिया, अब क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर तुम्हें डिफरेंस निकालना तो यहाँ से ऐसे डायलॉग भी बना सकते हो। याद होगा कि एडिशन में क्या बताया था, ये डिफरेंस है, बेसिकली ये डिफरेंस है। तो दो वेक्टर R1 R2 दिया हुआ, डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस किसको किसको मिलाने से मिल रहा है, दोनों के हेड हेड को मिला दोगे या दोनों के टेल टेल को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, वहां से डिफरेंस बनता है। एक का हेड और एक का टेल जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट बनता है। समझ आई बात। तो जनरल तो फंडा ऐसा भी नोट कर सकते हो, डेल्टा R की वैल्यू R2 माइनस R1, और यहाँ से तो फोटो में दिखाने के लिए तो क्या बता दिया, कभी फोटो में दिखाया हुआ है, डायरेक्टली यही फोटो दिया होगा, कौन सा ट्रू होगा, ये दिया हो, ये दिया हो, इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या कर देंगे, तो हेड और हेड को ज्वाइन करने से बन रहा है। दो पीला वाला कैसे बन रहा है, हेड और हेड को ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों के हेड हेड है ना, तो वहां से क्या मिलेगा, डिफरेंस। एक का हेड एक का टेल जोड़ेंगे तो क्या मिलता है, रिजल्टेंट। जबकि दोनों के हेड हेड या दोनों के टेल टेल ज्वाइन करेंगे तो क्या मिल जाता हमारा, डिफरेंस बन जाता। तो डंडा का फंडा दे देता हूं, डंडा का फंडा हर किताब में मिल जाएगा सवाल। फिर से डंडा का फंडा, रॉड, डंडा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रॉड। ये नोट कर लिया होगा लोगों ने। ये दो R1 है R2, R1 को घुमा करके R2 बना देता हूं, R1 को घुमा करके R2 बना देता हूं, दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, R1 को ही रोटेट करके R2 बना दिया तो लंबाई दोनों की अलग हो जाएगी, सेम रहेगी, सेम ही रहेगी। बता देना रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन से वेक्टर चेंज करता है। मैग्नीट्यूड क्या रहता है हमारा, R1 वेक्टर है और R2 वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हमारा सेम है। क्या हर किताब में सवाल मिलेगा, याद रहेगा। डंडा का फंडा क्या रहेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ, एक रॉड को, एक डंडे को टेल के अबाउट घुमाया जाता है। किसको अबाउट घुमाया जाता है, तो क्या निकालें आप, डंडे के हेड के पोजीशन वेक्टर में चेंज निकालो, ये निकालो, डंडे का हेड का पोजीशन वेक्टर में चेंज निकालो। पहले हेड यहां पे था, अब ये हेड यहां पे चला गया, तो डंडे के हेड के पोजीशन वेक्टर में क्या निकालें आप, चेंज निकाला। तो डेल्टा R की वैल्यू तो अभी अभी देखा था आपने, R1 R2 की लंबाई क्या है, सेम है, तो डेल्टा R की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो 2। अभी क्या फार्मूला था, इक्वल इक्वल क्या फार्मूला दिया था, 2v sin θ/2। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अगर फिर से रखना चाहते हो रख लोगे, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2L स्क्वायर cos θ। सोल्व करके निकालोगे या डायरेक्टली कर लोगे। कभी भी जीवन में क्या कहोगे, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या इस्तेमाल करोगे, 2f cos θ/2, और डिफरेंस निकालना होगा तो क्या इस्तेमाल करोगे, 2L sin θ/2। समझ में आ गया लोगों को, पूरे जीवन भर के लिए फंडा दिया गया।
कि जीवन में कभी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो सेम, तो रिजल्टेंट में क्या यूज करेंगे 2f cos थीटा बाई 2, और डिफरेंस में क्या यूज करेंगे 2v sin थीटा बाई 2, या जो भी रहेगा यहाँ r रहेगा तो 2r sin थीटा बाई 2, l रहेगा 2l sin थीटा बाई 2, b रहेगा तो 2p रहेगा तो 2p sin थीटा बाई 2, ऐसे यूज कर लोगे। क्लियर बात होगी। और ये क्या समझा रहे थे हम लोग, डिफरेंस के बारे में समझा रहे थे, डिफरेंस का टेबल समझा दिया, डिफरेंस की इन्फॉर्मेशन समझा, दो वेक्टर का डिफरेंस लेना सिखा दिया, एग्जांपल सिखा दिया कि कहाँ कहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। तो जल्दी से रिवाइज कर लें, आप चले जाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दिया आज।